हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 45। ये वर्कशीट 17 ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, नाजनिज्म इन द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राइज ऑफ हिटलर यानी कि हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कैसे हुआ, हिटलर कैसे आया, इसके बारे में जानेंगे। हिटलर वॉज अ सोल्जर इन जर्मन आर्मी। ठीक है, आपको पता है जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध हार गई थी तो उसकी कंडीशन कितनी खराब हो गई थी। तो हिटलर कौन था? हिटलर जर्मन आर्मी का सोल्जर था। इन द जर्मन डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हॉरिफाइड हिम। द वर्सलाइज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। अब हुआ क्या कि जब जर्मन प्रथम विश्व युद्ध हार गया और इसके बाद वर्सलाइज ऑफ ट्रीटी यानी कि वर्सराय की जो संधि हुई, इन दोनों ही चीज़ों से जो हिटलर था उसको बहुत ही गुस्सा आया और दुख हुआ। उसको बहुत ही दुख हुआ और बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वार्सराय की जो संधि थी वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी। तो क्योंकि वो जर्मन का एक सैनिक था, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया और बहुत दुख हुआ। इन 1919 यानी 1919 में ही ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, विच वॉज लेटर नेम्ड नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और आगे चल के ये जो वर्कर्स पार्टी थी इसी का नाम हो गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज अ नाजी पार्टी। और भविष्य में जाके इसी पार्टी का जो नाम था वो नाजी पार्टी के नाम से पड़ा। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज अ नाजी पार्टी। तो भविष्य में ये नाजी पार्टी बन गई, यही जो वर्कर्स की पार्टी थी। आगे देखते हैं। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, आपको पता ही है। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटी सोसाइटी फॉर्म बैकग्राउंड ऑफ टू हिटलर्स राइज टू पावर। जो जर्मन सोसाइटी की कंडीशन थी कैसी थी? इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी, समाज जो था वो भी काफ़ी बिखरा हुआ हो गया था, सोसाइटी जो थी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स ने हिटलर को पावर में आने का मौका दिया। हिटलर के पावर में आने का यही कारण बना, क्योंकि जब समाज में एक अच्छा लीडर नहीं होगा, एक अच्छी सिस्टम नहीं चलेगी और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ऐसी सिचुएशन में जो समाज है, जो देश है, जो नागरिक है वहाँ के, उनके अंदर एक उम्मीद होती है कि कोई ऐसा मसीहा आएगा जो हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो ऐसे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उसके रूप में कौन सामने आया? हिटलर आया। तो ये जो क्राइसिस थे, ये जो प्रॉब्लम्स थी, इनसे यही वो कारण थे जो हिटलर सामने आ पाया, उसको आगे आने का मौका मिला। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजनिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट आफ्टर 1929। अब हमने लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ा था कि जर्मन की जब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी और वो 6 अरब पाउंड का कॉम्पनसेशन भी पे नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने मना कर दिया पे करने से, उस समय अमेरिका सामने आया। अमेरिका ने जर्मन की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की थी, पर 1929 में सडन जो शेयर मार्केट थी अमेरिका की वो डाउन हो गई और जिसके कारण जो मदद मिल रही थी जर्मन को वो एकदम से बंद हो गई। तो 1929 में एक बहुत बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा से आ गया था जर्मन में। ठीक है, तो 1929 में क्या हुआ आगे देख लेते हैं। आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड एंड बिजनेस शट डाउन। अब क्या हुआ कि 1929 में जर्मन की कंडीशन क्या होगी? सारे बैंक कोलैप्स हो गए, ठीक है, एंड बिजनेस शट डाउन, और बिजनेसेस बंद हो गए, यानी कि बैंक जो था वो दिवालिया हो गया। कोलैप्स का मतलब दिवालिया हो गया, मतलब दिवालिया होने का मतलब उनके पास पैसे ही नहीं बचे। और जो बिजनेस थे वो कैसे हो गए? शट डाउन हो गए। तो बिजनेस बंद होंगे तो क्या होगा? वर्कर्स जितने भी होंगे उनका रोजगार चला जाएगा। तो वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स, वर्कर्स की जॉब चलेगी। मिडिल क्लास वर थ्रेटन विथ
जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो क्या हो गई, अब वो डरने लगी, उनके अंदर एक डर बैठ गया था कि वो आगे चल के भविष्य में अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, मतलब लोगों की नौकरियां जाने लगी थी, काम बंद होने लगे थे, तो लोगों के अंदर डर बैठ गया था, वहम बैठ गया था कि आगे वो अपना मतलब फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर को लेके और डर बैठ गया था, प्रेजेंट तो उनका खराब चल ही रहा था। तो आगे देख लेते हैं। इन सच सिचुएशंस, इन सच नाजी प्रोपोगेंडा स्टीर्ड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर। तो नाजी जो था, मतलब नाजी जो सामने उभर कर आया, तो लोगों के अंदर एक होप आ गई फ्यूचर के लिए नाजी को लेके कि शायद ये जो प्रोपोगेंडा लेकर आए हैं इससे ये हमारी सिचुएशन को फ्यूचर में सुधार सकते हैं, देश की सिचुएशन को फ्यूचर में सुधार सकते हैं। In 1929, the Nazi Party got no more than 2.6% votes. 1928 में नाजी पार्टी को जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 2.6% वोट्स मिले, और जबकि यही जब दोबारा इलेक्शन हुए आफ्टर 3 इयर्स, दोबारा जब इलेक्शन हुए तो इसी नाजी पार्टी को 37% वोट्स मिले, और 37% वोट से वो वहाँ की लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। ठीक है, तो पार्लियामेंट में अगले इलेक्शन में इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिससे कि ये वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट। तो दोबारा में इनको 37% वोट्स मिले, जिससे ये वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन गई जर्मन पार्लियामेंट की। आगे देख लेते हैं। नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी कि नाजी लोगों ने कैसे अपने प्रोपेगेंडा को एक आर्ट की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट किया और लोगों को आकर्षित किया, वो देख लेते हैं। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर कौन था? एक बहुत अच्छा वक्ता था, एक पावरफुल स्पीकर था। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जब वो बोलते हैं तो हमारा मन करता है हम सुनते रहें, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो हिटलर इसी टाइप का एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। इन हिज स्पीचेस, जो वो अपनी स्पीच देता था, ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडो द इनजस्टिस ऑफ। अब वो क्या करता था जब वो अपनी स्पीच देता था, सिचुएशन कैसी थी देश में? सिचुएशन बहुत खराब थी, देश का सम्मान खो चुका था, युद्ध में देश हार चुका था, जुर्माना लग चुका था, आर्थिक स्थिति खराब थी, सामाजिक स्थिति खराब हो चुकी थी। तो जब हिटलर स्पीच देता था तो वो अपनी स्पीच में क्या क्या प्रोमिस करता था? इन हिज स्पीचेस ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। वो लोगों से प्रॉमिस करता था कि वो इस देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, एक बहुत ही पावरफुल देश बनाएगा। एंड अंडो द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलाइज, और वर्सलाइज में जो इनजस्टिस हुआ, यानी कि वर्सराय की संधि में जो अपमान हुआ है उसका क्या करेगा? प्रतिशोध लेगा। ठीक है, तो वो कहता था कि वो उसका प्रतिशोध लेगा। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, और जर्मन पीपल की जो डिग्निटी, उनका जो सम्मान खो गया है, यानी जर्मन लोगों का जो सम्मान खो गया है उसको वो वापस दिलाएगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार दिलवाएगा। एंड सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द यूथ, और जो फ्यूचर मतलब जो यूथ है, युवा है, उनकी आने वाले भविष्य को सिक्योर करेगा, सुरक्षित करेगा, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य ही सुरक्षित नहीं दिख रहा था उस देश में। तो इसलिए उसने कहा कि आने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेगा। तो ये सारे जो ये प्रोमिसेस हैं जो इसने किए, हिटलर ने नाजी टीम के साथ मिलके, मतलब नाजी एक संगठन था और हिटलर उसका लीडर था। तो हिटलर ने ये सारे प्रोमिसेस किए जर्मन की जनता से, जिससे प्रभावित होकर जर्मन की जनता ने उसको आगे चल के वोट दिए थे। आगे देखते हैं उसने क्या किया। हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि उसने राजनीति का एक नया तरीका निकाला, एक नया स्टाइल निकाला था। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्चुअल्स इन मास मोबिलाइजेशन। वो जानता था कि लोगों को इकट्ठा करके, उनको भ्रमित करके, उनको स्पीच देके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके किस तरीके से काम किया जा सकता है, तो इन बातों को वो बहुत अच्छे से समझता था। Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity अमंग द पीपल। अब क्या करता था ये नाजी लोग जो होते थे, वो बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, और उसमें लोगों को आकर्षित किया जाता था, लोगों को इकट्ठा करके, मतलब लोगों को
मतलब लोगों को अच्छी अच्छी एडवाइजेस दी जाती थी और इस तरीके से ऐसे स्पीचेस दिए जाते थे, इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था कि लोग उनकी बातों में आने लगे। ठीक है, तो ये रैलियां और पब्लिक मीटिंग इस तरीके से जनसभाएं की जाने लगी। द रेड बैनर विथ द स्वस्तिक, यानी कि उनके पास एक रेड फ्लैग होता था, रेड कलर का बैनर होता था जो नाजी पार्टी थी, जिसपे स्वस्तिक का साइन होता था। द नाजी सैल्यूट, और नाजी का सैल्यूट होता था। एंड द रिचुअलाइजेशन राउंड्स ऑफ, मतलब इनके जो रिचुअलाइजेशन राउंड्स होते थे, स्पीचेस होती थी। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, एक मतलब पावरफुल एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे थे ये लोग। तो ये लोग क्या करते थे कि जगह जगह लोगों को इकट्ठा करते थे, जनसभाएं करने के लिए पहले लोगों को इकट्ठा करते थे, फिर उनको स्पीच देते थे और उनको ऐसी बातें उनसे की जाती थी कि लोगों को बाहर आने का, लोगों को लगता था कि बस अब हमारा मसीहा ये हिटलर ही है और यही एक ऐसा इंसान है जो हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। देश की स्थिति खराब थी तो लोग सबकी बातों में आ भी रहे थे। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई सिचुएशन खराब हो, फाइनेंशियली खराब हो या इकोनॉमिकली या सोशली कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान जो बार बार आपको मोटिवेट करे और ऐसे करे कि अब वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, तो क्या होता है, हमें उस पर ट्रस्ट हो जाता है इसलिए। तो यही कंडीशन जर्मन में थी। जर्मन में कोई भी सामने नहीं आ रहा था इस पूरे देश को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, सिर्फ एक नाजी पार्टी सामने आई थी जिसका लीडर हिटलर था। तो इसलिए लोगों को उम्मीद हो गई थी हिटलर से और लोग हिटलर से प्रभावित हो गए थे। आगे देखते हैं, नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, सेवियर एंड समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। तो जो नाजी प्रोपोगेंडा था उसके द्वारा नाजी लोग जो थे वो हिटलर को दिखाने की कोशिश करते थे कि वो कोई मसीहा है, वो कोई अवतारी है जिसने धरती पर अवतार लिया है और वो तुम लोगों को यानी कि जर्मन की जनता को सभी समस्याओं से, सभी दुखों से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नाजी लोग थे वो हिटलर को रिप्रेजेंट करते थे। It is an image that captured the imagination of the people whose sense of dignity and the pride had been shattered and who were living in a time to acute economic and political crisis। एक्चुअल में क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही बोली गई है कि अगर किसी देश में उसका सम्मान, देश का सम्मान खो गया हो, वहाँ के लोगों का सम्मान खो गया हो और लोग जो हैं वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हों, उनको और भी कई तरह की समस्याएं हों, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इस तरह की बातें करेगा और उनको विश्वास दिलाएगा कि वो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, तो किसी को भी ट्रस्ट हो जाएगा। ऐसे ही जर्मन की भोली भाली जनता को हिटलर पे ट्रस्ट हो गया। हिटलर ने हालांकि आगे चल के उनको धोखा ही दिया, पर हिटलर पे उन लोगों को ट्रस्ट हो गया कि हिटलर ही वो मसीहा है जो उन्हें इस सिचुएशन से, इस क्राइसिस से बाहर निकालेगा। आगे देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से हिटलर ने जीतने के बाद जो डेमोक्रेसी थी उसको डिस्ट्रक्ट किया। सबसे पहले डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी होती है लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का तंत्र, जिसमें जनता अपनी सरकार को स्वयं चुनती है और जो सरकार होती है वो जनता के लिए काम करती है और पूरी तरीके से जनता के अनुसार काम करती है, जनता के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती, इसलिए लोग डेमोक्रेसी चुनते हैं। पर हिटलर ने क्या किया? हिटलर रैलियां वगैरह करता था, लोगों को प्रभावित करता था, पर भविष्य में उसने उसका उल्टा किया। जब वो जीत गया उसके बाद उसने क्या किया वो देख लेते हैं। On 30th January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler। अब क्या हुआ, 30 जनवरी 1933 को जर्मन के प्रेसिडेंट ने जो जर्मन की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट की सबसे ऊंची पोस्ट थी, सबसे ऊंची पदवी थी चांसलर की, वो हिटलर को ऑफर की। ठीक है, और हिटलर ऑब्वियस ही बात है उसी का तो वेट कर रहा था हिटलर, उसने एक्सेप्ट कर ली। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द, अब उसके बाद क्या हुआ, हिटलर पहले एक चांसलर बन गया, सबसे ऊंची पोस्ट पे आ गया, उसने क्या किया, अब उसने सबसे पहले रोक लगा दी। क्या करता था वो? पहले रैलीज करता था और रैलीज करके ही तो लोगों को प्रभावित करता था। सबसे पहले तो उसने रैलीज पर ही रोक लगा दी कि अब वो जीत गया, वो कोई दूसरा ना जीत पाए, कोई और रैली कर ही नहीं सकता, तो इस पर रोक लगा दी। एंड हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट अ
set out to dismantle the structure of democratic rule. डेमोक्रेटिक रूल उसके हाथ में आ गया तो उसने कई सारे बदलाव कर दिए। जितने भी तरह की रैलीज होती हैं और जो लोग अपने मन की बात, मतलब जनता को राइट है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, यानी कि अपने मन की किसी भी बात को सामने रख सकता है, तो इन सारी चीज़ों पे रोक लगा दिया कि कहीं भी आप इकट्ठा होकर रैली नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते, स्पीच नहीं दे सकते। वो इन्हीं चीज़ों के सहारे वो जीता था। इसी पर उसने रोक लगा दी कि अब ये सारी चीज़ें इस देश में नहीं होंगी। आगे देखते हैं। उसने क्या किया, एक रूल बनाया, ठीक है, जिसका नाम था फायर डिक्री। तो ऑन 28 ऑफ Feb 1933 indefinitely suspended civic right like freedom of speech, press and assembly। इन सारी चीज़ों पे भी रोक लगा दिया उसने। यानी 28 फरवरी 1933 में उसने एक रूल बनाया और उस रूल के तहत अब किसी को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आपको अधिकार होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो अपने देश के अंदर, प्रेस कर सकते हो, असेंबली कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पे रोक लगा दी कि अब ना तो कोई स्पीच मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी, किसी को प्रेस नहीं कर सकता, कोई असेंबली नहीं कर सकता, सब चीज़ों पे रोक लगा दी। ऑन 3 मार्च 1933 और 3 मार्च 1933 को एनालिब्री उसने आगे क्या किया, इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। उसने एक और एक्ट पास किया विच गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट रूल बाय डिस। यानी कि उसने क्या किया कि अब एक और एक्ट पास हो गया जिसके तहत पार्लियामेंट के अंदर हिटलर को और ज़्यादा पावर्स मिल गए पहले के मुकाबले। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस वर बैन एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएशंस। अब उसने क्या किया, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको बैन कर दिया। सिर्फ उसकी जो खुद की पार्टी थी नाजी पार्टी को छोड़ के सारी ट्रेड यूनियंस और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया उसने। यानी अब उसी की पार्टी रहेगी पूरे देश में और कोई पार्टी चल ही नहीं सकती, सबको बैन कर दिया उसने। आगे द स्टेट, अब उसने क्या किया कि पूरे स्टेट को अपने कंट्रोल में कर लिया, मीडिया, आर्मी, जुजूसरी सबको कंट्रोल में कर लिया, ठीक है, और कंप्लीटली सबको अपने अंडर में कर लिया। सारे रूल्स खुद बनाने लगा और सारे रूल्स ज़बरदस्ती लोगों पे थोपने लगा कि आपको ये रूल्स मानने हैं। तो इस तरीके से क्या किया, पहले उसने देश की बहुत ख़राब स्थिति को देखते हुए लोगों को अट्रैक्ट किया, रैलीज़ की, जनसभाएँ की, लोगों से अच्छे अच्छे प्रोमिस किए और उसके बाद जब वो जीत गया तो उसने सारे जो जिन नियमों के सहारे वो जीता था उन सबको बदल दिया, सारी चीज़ें बैन कर दी और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि कुछ आने वाले फ्यूचर में सिर्फ उसी का शासन चल सकता है और किसी का शासन नहीं चल सकता उस देश में। तो इस तरीके से उसने सारी चीज़ें परिवर्तित कर दी। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। इस पर बेस्ड हमसे आज 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द केसेस फॉर द राइज ऑफ हिटलर। मतलब हिटलर के उदय का क्या कारण था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रोमिसेस वर पुट बाय द हिटलर टू द पीपल ऑफ जर्मनी। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से क्या वादे किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेप वर टेकन बाय द हिटलर टू कंट्रोल द नेशन। हिटलर ने नेशन को, देश को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए। And question number 4, do you also influenced by the idea and things published in media? मीडिया में जो चीज़ें आती हैं क्या आप भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। Give any one example from your own experience। आपको अपने एक्सपीरियंस से कोई एक एग्जाम्पल लिखना है। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, what were the cases for the rise of Hitler? Answer, the crisis of economy, political emptiness and the deepening crisis in society led to the rise of Hitler. Hitler was a German soldier and 1990 he joined the German Workers' Party which was later renamed the National Socialist Party. Question number 2, what promises were put by the Hitler to the people of Germany? जर्मनी के लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए थे। हिटलर मेड द फॉलोइंग प्रोमिसेस टू द जर्मन पीपल। उसने जर्मन पीपल से ये वादे किए थे। नंबर 1, सबसे पहले द वेंगनीस ऑफ इनजस्टिस इन द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज।
यानी कि वर्सराय की संधि में जो अपमानजनक चीज़ें हुई थी उसका प्रतिशोध लेगा वो। ब्रिंगिंग बैक द लॉस्ट रेपुटेशन ऑफ जर्मन सोसाइटी, जर्मन सोसाइटी का जो सम्मान खो गया है उसको वो वापस दिलाएगा। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा। एश्योरिंग यंग पीपल अ सेफ फ्यूचर, और जो यूथ था उनको बताया गया कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेप वर टेकन बाय द हिटलर टू कंट्रोल द नेशन, उसने नेशन को, देश को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। हिटलर टुक द फॉलोइंग स्टेप टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द एंटायर कंट्री, पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए उसने निम्नलिखित स्टेप्स लिए थे। नंबर 1, ग्रेट रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग वर हेल्ड, उसने बड़ी बड़ी रैलीज और मीटिंग, पब्लिक मीटिंग यानी जनसभाएं की। नंबर 2, हिटलर वॉज इंट्रोड्यूस मसीहा, प्रोटेक्टर एंड अवतार बाय द प्रोपोगेंडा, तो हिटलर को कोई मसीहा, कोई रक्षक या अवतार के रूप में प्रेजेंट किया गया लोगों के सामने। नंबर 3, मैनी टाइप्स ऑफ डेमोस्ट्रेशंस वर डन बाय द गैदरिंग पीपल, लोगों को इकट्ठा करके कई तरह की सभाएं की गई, प्रदर्शन किए गए। नंबर 4, एश्योर टू री-एस्टेब्लिश एन इकोनॉमी ग्रैपलिंग विद इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम, लोगों को बताया गया कि उनके जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं चल रही हैं उनको वापस पुनः स्थापित किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया एंड थिंग्स पब्लिश इन मीडिया, मीडिया में जो चीज़ें होती हैं क्या आप उनसे प्रभावित होते हैं, आपको कोई एक एग्जाम्पल बताना है। यस वी इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया एंड थिंग्स पब्लिश इन मीडिया व्हेन द जैसे एग्जाम्पल है, व्हेन द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री conquer the border and that patriotism is awaked in every person of the country, and if there is any untoward incident with our soldiers then resentment within all the people, तो होता क्या है कि जब हमारे सोल्जर बॉर्डर पे कुछ अच्छा करते हैं, कोई जीत हासिल करते हैं, तो हम सभी के अंदर पैट्रियटिज्म जागृत हो जाता है, यानी कि हम सभी के अंदर देशभक्ति आ जाती है। और जब हमारे देश के सैनिकों के साथ कुछ गलत होता है, कोई अनहोनी हो जाती है, कोई भी अनट्रोवर्ड टाइप का इंसिडेंट हो जाता है बॉर्डर पे, तो हम सभी के अंदर एक आक्रोश जागृत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम मीडिया पे देखते हैं तो हम प्रभावित होते हैं, इन चीज़ों को हम देखकर ही हमारे अंदर आक्रोश भी आ रहा है, हमारे अंदर देशभक्ति भी आ रही है। ये भावनाएं हमारे अंदर क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम प्रभावित हो रहे हैं मीडिया। तो इस तरीके से जब मीडिया में हमारे सोल्जर्स को लेकर ऐसी बातें बताई जाती हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसको छोड़ के और भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो मीडिया में आती हैं तो उसको देखकर हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो मीडिया का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये हैं हमारे सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल पर सभी आंसर्स को रिटन फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मुदिता IAS वॉरियर्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।